कल कितना पढ़ाया था? कल मैंने क्या बताया था इसमें? हाँ, मैंने क्या कहा था भाई, मनी का एवोल्यूशन और एवोल्यूशन की लेटेस्ट स्टेज। एवोल्यूशन की लेटेस्ट स्टेज क्या है? बिटकॉइन, है ना। बिटकॉइन मतलब आप मानो क्रिप्टो करेंसी, है ना। एवोल्यूशन की लेटेस्ट स्टेज क्या है? बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी। और कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और मैंने क्या बताया था भाई, इसको जापान में ऐसा बोलता है कि पहली बारी आई, वो एक सतोशी नाकामोटो नाम के बंदे ने बोला कि उसने बनाई है। ठीक है, इतनी सी बात हुई थी अभी, है ना। आप देखो, मैंने ये बोला कि अभी आपको क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने कहा था कि पुरानी वाली करेंसी में क्या हो रहा था, है ना। पुरानी वाली करेंसी में क्या हो रहा था? डीबेसमेंट, है ना। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अब देखो, कुछ लोग लिबरल होते हैं, है ना। कुछ लोग लिबरल होते हैं कि भाई सरकार को मार्केट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, मार्केट जो है वो ओपन रहना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ क्या होना चाहिए? मार्केट में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है बस वो आप डिफेंस और ये एक्सटर्नल अफेयर वो संभालो, मार्केट एकदम खुला छोड़ दो, है ना। ठीक है, ऐसे जो मार्केट के बारे में थ्योरी देने वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं ये वाली थ्योरी। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्री मार्केट। फ्रेंच वर्ड है, लाजे फेयर। ठीक है, फ्री मार्केट। ठीक है, वो आपके इकोनॉमी के फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है ना, वो सब ये वाली थ्योरी देते हैं। और इन्हीं पे आपकी बड़ी वाली जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो चलती हैं, है ना। आपकी बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्रीज उस थ्योरी पे चलती हैं। इंडिया क्या है? एक टाइप का वेलफेयर स्टेट, है ना। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए यहाँ पे रेगुलेशन जब तक नहीं की जा रही है तब तक अलाउ नहीं कर रहे हैं, है ना। बाहर की कंट्रियाँ क्यों अलाउ कर रही हैं? क्योंकि भाई वो इस थ्योरी पे बिलीव करती हैं कि मार्केट फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी आ रहा है, जो भी कोई करना चाहता है उनको करने दो, है ना। प्लस वहाँ पे हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है वगैरह, लोग वहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं लोग कि वो समझदार हैं, तो वो अपना अच्छा और बुरा, भला बुरा जानते हैं, तो वो उस हिसाब से उनको खरीदना होगा तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना होगा तो नहीं खरीदेंगे, है ना। यहाँ पे पता चला अभी कोई दिहाड़ी लगा के उसने 600 रुपये लिया और मैं 500 रुपये के बिटकॉइन खरीदूंगा, है ना। सही बात है। और फिर 100 रुपये की दारू पी के सो गया, अगले दिन देखा बिटकॉइन तो नीचे गिर गया, है ना। उसको कोई फायदा थोड़ी होगा। आपको तो ये भी देखना है ना, सोशल वेलफेयर टाइप भी एक चीज़ देखनी होती है ना, कि लोग ऐसे जाल में ना फंसे, है ना। क्योंकि आपने तो देखा पहले कितने स्कैम हुए, हर जगह स्कैम हो रहा है। कहाँ पे? मनी मार्केट में हो रहा है ना, इतने सारे। हमने बॉन्ड मार्केट में भी स्कैम हो रहा है, मनी मार्केट में भी हो रहा है, वो चिट फंड में भी स्कैम हो रहा है ना। हर जगह पे स्कैम हो रहे हैं, तो आपको दिमाग में रखनी है ये चीज़। तो ये चीज़ आप दिमाग में फिट करो। क्यों? क्योंकि भाई बाहर की कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री क्या है, वो लिबरल इकोनॉमीज़ हैं। तो आपको कोई पूछे कि भाई इंडिया में क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो एक दिमाग में आपके ये भी होना चाहिए, ठीक है, कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, ये डीबेसमेंट ऑफ करेंसी की बात हुई। फिर मैंने एक चीज़ आपको कल बताई। वो क्या बताई? मैंने बोला अगर कोई चीज़ लिमिट में होगी, तो ही उसका प्राइस इंक्रीज होगा, है ना। बताया था। उस हिसाब से ऐसा बोला गया है कि ये जो बिटकॉइन है, ये आप कितना भी माइन कर लो, ये ऐसा 2031 के आसपास आके ये बंद हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप माइन नहीं कर पाओगे। तब तक जितना माइन किया होगा वही मार्केट में रहेगा और उसी में आप आपस में ट्रेड कर सकते हो। ठीक बात है। आप समझो ये माइन, तो ये क्या है माइन का मतलब? हाँ, ठीक है, आप समझो ये माइनिंग का मतलब क्या है। मानो ये आपका कोई नॉर्मल कंप्यूटर है ना। ठीक है, ये आपका कोई नॉर्मल कंप्यूटर है और आप वो ऐसा गेम वगैरह खेलते हो ना,
कोई गेमिंग ऐप होती है ना, बहुत सारी गेमिंग ऐप होती है ना, आप ये गेम खेलो फिर आपको इतने कॉइन मिल जाएंगे। कुछ बोलते हैं कि कॉइन नहीं मिलता है, कुछ आजकल ज़्यादा उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट हो जाती है ना, ऐसा बोलते हैं ना, डायरेक्ट यू विल गेट कैश इन योर बैंक अकाउंट, है ना। वैसे आप समझो कि एक टाइप की गेम में आपको करना क्या है, आपको कुछ मैथमेटिकल ये क्वांट की चीज़ें सॉल्व करनी है। बात समझ रहे हो क्या? कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल, क्वांट मतलब क्या होता है, मैथ ही होता है ना, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह आपको सॉल्व करनी है, और मानो आप सॉल्व कर देते हो तो आपको उसके बदले कुछ ये क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, ठीक है, ठीक बात है। मानो कि ये क्रिप्टो करेंसी माइन करने का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी माइन करने का सॉफ्टवेयर, जैसे ऐप है जिसके अंदर जाके आप खेलते हो, वैसे ही माइनिंग करने का कोई सॉफ्टवेयर होगा ना, माइनिंग सॉफ्टवेयर। वो माइनिंग सॉफ्टवेयर में आप जाके इसको माइन कर रहे हो, मतलब आप वहाँ पे जाके कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हो, कुछ ऐसे प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी, है ना, मल्टीप्लाई कुछ भी ऐसे करके कोई इक्वेशन आपने सॉल्व की, और उसका जब आपने रिजल्ट निकाला, करेक्ट निकाला, तो उतना आपको उसके बदले में बिटकॉइन मिलेगा। अभी ये तो आसान चीज़ बता रहा हूँ, है ना, बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं जो आपको सॉल्व करनी है ना, ठीक है। तो उससे आप अगर उसको सॉल्व कर पाओ तो आप कुछ उसके बदले में बिटकॉइन जीत सकते हो, ठीक है, बिटकॉइन को माइन कर सकते हो। आप समझो कि ये तो एक तरीका हो गया बिटकॉइन को हासिल करने का, ठीक है, बिटकॉइन को हासिल करने का एक तरीका। और कैसे आप बिटकॉइन हासिल कर सकते हो? यहाँ तो आपने की माइनिंग, दूसरा तरीका क्या है भाई, किसी ने माइनिंग करके रखी है, किसी ने माइनिंग करके रखी है, आप उसके पास आए, आपने बोला भाई मेरे से इतने डॉलर इतने रुपये ले ले और मुझे उसके बदले कुछ बिटकॉइन दे दे, ठीक है, ठीक है ना। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने की माइनिंग, या फिर आप माइनिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप गए इन बंदों के पास, और जिन्होंने माइन कर रखा था उनसे आपने बोला कि भाई मुझसे कुछ पैसे ले लो और उसके बदले मुझे कुछ बिटकॉइन दे दो, ठीक बात है। आप समझो ये माइनिंग, तो ये जो माइनिंग करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, जो माइनिंग करने के लिए आपको बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए जो आपको कंप्यूटर चाहिए, वो आपको बड़े वाले सुपर कंप्यूटर चाहिए, बड़े वाले सुपर कंप्यूटर। क्या मानो कि वो छोटे वाले छोटे कंप्यूटर बहुत आपको ऐसे 100-200 कंप्यूटर आपस में जोड़ने पड़ेंगे। कैसे? वो लैन से आप कंप्यूटर जोड़ते हो ना एक दूसरे के साथ, है ना, लैन होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। आप इन सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ो और वो सारे कंप्यूटर एक साथ माइनिंग करें, है ना, तो जाके आप कुछ 0.00000000001 कुछ इतना आप माइन कर पाओगे। बात समझ आ रही है? अगर ये इतने सारे 100-200 नॉर्मल कंप्यूटर जुड़े तो जाके आप इतना माइन कर पाओगे। और अगर इसका रिप्लेसमेंट कोई बड़ा सुपर कंप्यूटर हो, बड़ा सुपर कंप्यूटर का मतलब भाई जिसमें प्रोसेसर बड़ा, है ना, बात समझ रहे हो ना, जो बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं, फास्ट होते हैं, जिनकी स्पीड फास्ट होती है, वो टेराबाइट एकदम उसमें चलते हैं, है ना, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक बड़ा ग्राफिक्स कार्ड, बड़ी बड़ी चीज़ें, है ना, बड़े सुपर कंप्यूटर, उससे अगर आप माइन करो तो ये 100-200 नहीं, वो अकेला एक दिन में इतना आपको माइन करके दे देगा, ठीक बात है। तो बात क्या समझ आ रही है भाई, जिस स्पीड पे जिस फ्रीक्वेंसी का आपको कंप्यूटर चाहिए इसको माइन करने के लिए, आप कैसे दिमाग में फिट करो भाई, आपको कोई चीज़ खोदनी है ना, है ना, कोई चीज़ खोदनी है तो आप खुद के हाथ से भी खोद सकते हो, है ना, लेकिन कुछ बड़ी चीज़ है तो फिर आपको कोई जेसीबी मंगवानी पड़ेगी, है ना। खुद लगे रहोगे तो क्या 1-2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, है ना, ठीक बात है। तो आप दिमाग में क्या ऐसे बनाओ पिक्चर, क्या कि भाई खुद से माइन करने बैठेंगे अगर मैं अब कोचिंग क्लास में पढ़ाने नहीं आऊँगा, मेरे को तो अब बिटकॉइन माइनिंग करनी है ना, तो मैंने अपना लैपटॉप खोला और फिर मैं बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए बैठा 1 महीना 2 महीना, और जितने रुपए का मुझे इक्विवेलेंट ये आना चाहिए उतने में भाई यही पूरा दिन चलता रहा, पूरा ये लैपटॉप जल गया, ऊपर से बिजली का बिल वो सब, तो जितना का मैंने बिटकॉइन भी नहीं बनाया था उतना तो एक्स्ट्रा मेरा चार्ज लग गया। बात समझ रहे हो? अब पूरा दिन चलेगा ना
कंप्यूटर पूरा पूरा दिन चलेगा, पूरा पूरा दिन इक्वेशन सॉल्व करेगा, तभी तो जाके आपकी बिटकॉइन की माइनिंग होगी। अभी छोटे कंप्यूटर में आपको पता है एक पंखा लगा होता है ना, कूलिंग करता रहता है, लैपटॉप में या सब में लगा होता है ना। तो इसके बड़े सुपर कंप्यूटर या फिर जो ज्वाइन करके लोगे तो इनके कूलर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ये हीटिंग प्रॉब्लम हो सकती है ना। सही बात है ना। इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि मैं या आप जैसे बंदे घर पे हम क्यों माइन नहीं कर सकते। इसके लिए पूरा एक माइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए और बड़े सुपर कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, ठीक बात है। फिर मैंने आपको एक चीज़ समझ आई। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे एक बिटकॉइन इज इक्वल्स टू क्या होता है 10⁸ सातोशी, है ना। फिर आप देखो कि अब क्योंकि यहाँ पे ये हीटिंग की समस्या और ये सारी चीज़ें, तो आपको लोकेशन समझ आएगी कि भाई ये कहाँ पर असल में माइनिंग हो रही है दुनिया में, है ना। आप देखोगे जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर वाली कंट्रीज हैं, है ना, कोल्ड टेम्परेचर वाली कंट्रीज, है ना, वहाँ पे इसकी माइनिंग की जाती है। कहाँ? वो यूएसए के ऊपर वाले पार्ट में, कनाडा, रशिया, है ना, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहाँ पे इसकी यूजुअली माइनिंग की जाती है। वहाँ से मार्केट में आते हैं, फिर वो जैसे ऐप आप देखते हो, है ना, वो ऐप के साथ ये वो इंटरमीडिएटरी बन गई ना ऐप एक, है ना, और वो आप तक इसको पहुँचा रही है ना। ठीक बात है। आपसे कोई बोले भाई इंडिया जैसे कंट्री में क्या माइनिंग कर सकते हो? हमारे पास भी सुपर कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो भाई। फिर उसके लिए आपको बड़े बड़े कूलर चाहिए ताकि हीटिंग प्रॉब्लम वगैरह ना हो, क्योंकि पूरा पूरा दिन चलेंगे, है ना। ठीक बात है। तो नेचुरली कहाँ पर होंगे माइनिंग की कंट्रीज? कौन सी होंगी? कोई कोल्ड टेम्परेचर वाली कंट्री होंगी जहाँ पे इसकी माइनिंग होती होगी। बात समझ आई? कोई डाउट है? बोलो। ओके, नहीं समझ नहीं आई, फिर से बोलो। ओके, किसके पास होगी? जिसने पहले जिस बंदे ने बनाया होगा सॉफ्टवेयर, उसने बोला होगा कि ये सॉल्व करो, उसके बदले ये आपको बिटकॉइन मिलेगा। पहला बंदा, उसने फिर ये सॉल्व किया होगा, उसको कुछ बिटकॉइन मिले होंगे। फिर उसने किसी को बोला होगा या तू मेरे कंप्यूटर पे बैठ, या फिर तू मेरा कोई काम कर दे, उसके बदले मैं तुझे ये बिटकॉइन इतने दे दूंगा। बात समझ आई? भाई तू मेरे लिए वहाँ पे चले जा, मैं तुझे बिटकॉइन में कुछ ट्रांजेक्शन कर दूंगा, ट्रांजेक्शन के लिए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाद में मार्केट में भी आ गया एक टाइम के बाद, ऐसे 1 से 2 से 3, फिर धीरे धीरे करके एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब धीरे धीरे बनने लगा तो मार्केट में भी आ गया। लोगों को समझ आ गया कि क्या बिटकॉइन जैसी कोई चीज़ है जिसमें आजकल ट्रेड होता है। बात समझ आ रही है? फिर जब लोगों को समझ हो गया इसमें ट्रेड होता है, तो जो बड़े वाले माइनिंग जो करते हैं वो उसको मार्केट में कम निकालेंगे और उससे वो रेगुलेट करेंगे कि भाई इसका प्राइस हमें इस पे कंट्रोल करके रखना है। ये तो एक वजह है जिससे प्राइस कंट्रोल हो सकता है, और भी बड़ी सारी वजह है। अब आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि जैसे कोई माइन कर रहा है और उसके पास पड़ा है, फिर आगे जैसे कोई माइन कर रहा है और उसके पास पड़ा है, फिर आगे क्या कह रहे थे? तैयार कैसे हो रहा है? मतलब सर, मतलब जो ऑनर था सर, उसने स्टार्टिंग में ऐसा प्रोसेस रखा था कि जब आप इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे आपको बिटकॉइन नहीं मिलेगा। हाँ, उसी को तो माइनिंग बोल रहा हूँ ना मैं। अरे आप समझो, जिसने ये गेम स्टार्ट की, मानो वो सातोशी नाकामोटो है ना, मानो मैं ही हूँ। मैंने बोला कि मैं बिटकॉइन की माइनिंग, मैंने ये सॉफ्टवेयर बना दिया और मैंने कंप्यूटर में डाल दिया और मैंने बोल दिया कि ये गेम आप इस डेट तक खेल सकते हो और तब तक मेरे हिसाब से आप इतने बिटकॉइन माइन हो सकते हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि मैंने इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला है वो इस डेट तक चल सकता है, इतनी करेंसी मैं इसमें से माइन कर सकता हूँ और इसको मैं इसकी डिमांड सप्लाई ऐसे कंट्रोल करूँगा कि मार्केट में इसका प्राइस बढ़े या कम हो। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसी माइन की, फिर किसी और लोगों को पता चला, 4 लोगों को और पता चला, फिर मैंने इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया कि आप कोई ट्रांजेक्शन करनी है मेरे घर में, ये तो मैं तेरे को इतना बिटकॉइन दे दूंगा। तब धीरे धीरे लोगों को पता नहीं होगा, धीरे धीरे करके और 4 से 20, 20 से 100, 200, धीरे धीरे करके जब फैली होगी और आपस में लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करना स्टार्ट किए होंगे, है ना, एक्सचेंज करना स्टार्ट किया होगा। और एक कोई बंदा ऐसा भी आया होगा भाई जिसने बोला होगा कि आज एक्सचेंज करना है, जैसे मैंने क्या बोला, क्रिप्टो करेंसी किसी ने दी होगी, किसी ने कोई काम किया, उसके बदले में तेरे को, तू जाके मेरे लिए दूध ले आ भाई, मैं तुझे 0.001 क्रिप्टो करेंसी दूंगा, है ना। फिर किसी ने बोला होगा भाई मुझे क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, मैं तुझे इतने डॉलर दूंगा।
आप देखो कुछ मार्केट के हिसाब से उस बंदे ने सोचा होगा, जिसके पास पड़ा है ना, उसे सोचा होगा कि हाँ मैं इतनी वैल्यू इसकी रख देता हूँ और फिर उस हिसाब से मार्केट में ये इतने रुपए का बिकना चाहिए, ठीक बात है। और फिर जब मार्केट में आ गया फिर उसके बाद तो धीरे धीरे करके उसका डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसने रेगुलेट किया होगा कि भाई $1 मतलब जैसे $3,000 के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि एक क्रिप्टो करेंसी बिके, है ना। फिर वो सोच रहा होगा इसका मार्केट गिर रहा है तो आगे से सप्लाई डिमांड कम करेगा, ज़्यादा करेगा, है ना। बात समझ आ रही है? इतना बहुत ज़्यादा है, इतना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, तो ये भी नहीं कोई पूछेगा ये माइन कैसे होता है, ये भी नहीं, है ना। आपसे क्या पूछेंगे, आप क्रिप्टो करेंसी में बताओ इंडिया में क्या लॉ है ना, बस। ये तो आपको ऐसे बता रहा हूँ क्या होता है ना, ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि भाई क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो है इंडिया में नहीं होती है ना, ठंडे इलाके में होती है, बड़े कंप्यूटर चाहिए, ठीक बात है, ठीक है। फिर मैं बता के रहा था यहाँ पे क्या चीज़, हाँ नहीं वो नहीं, वो तो आपने ही क्वेश्चन पूछा था ना, मैं इधर कुछ बता रहा था, अरे यार भूल गया ना मैं, ठीक है। मैं कह रहा था कि ठंडे इलाकों में इसकी माइनिंग होती होगी, है ना, ठीक बात है, इतना बताया था। आगे सुनो, अब एक कंडीशन कि बिटकॉइन जो है वो अब मार्केट में आ गया है, ठीक है। लोग सेल और परचेज करने लग गए हैं, ठीक है, लोग सेल और परचेज करने लग गए हैं बिटकॉइन। लेकिन आप समझो कि इसमें कुछ दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मानो आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो, है ना, आपने माइन कर लिया, जिसने माइनिंग करके खरीदना है उसने माइनिंग करके बिटकॉइन हासिल कर लिया, जिसको ये मैथ की इक्वेशन आती है ना। और कुछ लोग जिनको मैथ सॉल्व करना नहीं आता, भाई मेरे पास पैसा है, मेरे से पैसा लो और मुझे बिटकॉइन दे दो, है ना, ठीक बात है। उसके बाद बिटकॉइन जब मार्केट में आ गया तो यूपीआई पेमेंट करो, आप बैंक से ट्रांसफ़र करो, बहुत सारी चीज़ें करो, तो उसमें आपकी सारी डिटेल, है ना, डिटेल रहती है ना, उसमें सारी डिटेल रहती है, आपका नाम लिखा होता है, वो IFSC कोड लिखा होता है ना, बैंक की ब्रांच लिखी होती है, अकाउंट नंबर लिखा होता है ना। तो क्या आप बोलोगे भाई ये सारी चीज़ें तो ट्रेसेबल है ना, ठीक बात है, आप बोलोगे ये सारी चीज़ें ट्रेसेबल हैं। आप बोलोगे बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है, आप बोलोगे बिटकॉइन जो है वो ट्रेसेबल नहीं है। क्यों ट्रेसेबल नहीं है? आप समझो क्या दिक्कत है, आप समझो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये क्या चीज़ है समझो। आप समझिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। आपको क्या समझना है? कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन I1, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन I2, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन I3, कुछ इंफॉर्मेशन I4, है ना। तो इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। और ये ऐसा ब्लॉक का चेन है, क्या है? ब्लॉक का चेन है। तो आपको अगर इधर I2 पे जाना है तो आपको पहले इससे पीछे वाले ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, फिर उससे पीछे वाले ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और उस ब्लॉक को आपको एक डायरेक्शन में चल के चेन की तरह आप रीच कर सकते हो इसकी इंफॉर्मेशन। कैसे? बात समझो। भाई आप कुछ टाइप करते हो कोई भी चीज़, है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ लैपटॉप पे टाइप करते हो या आपने ऐसा कोई MS वर्ड, है ना, और उसमें आप कुछ भी टाइप करते हो, फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, या फिर कोई लिस्ट आई, आपको उसमें अपना नाम ढूंढना है, तो आप इधर में जैसे मेरा नाम साहिल लिख दिया तो उधर आ जाता है ये साहिल, है ना। मतलब आप जंप कर सकते हो उस चीज़ को, है ना। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन एज ए ब्लॉक स्टोर्ड होती है और उसका नाम है ब्लॉक और फिर चेन। मतलब एक तो ब्लॉक में स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन और आपको थ्रू चेन जाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ पे पहुंच सकते हो जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढना चाहते हो। जैसे आपको पता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक में है और आपको I2 के पास जाना है, तो ये आपको I4 से I2 पे जाना पड़ेगा। या मानो ये ऐसे भी जुड़ा था तो आप इधर से भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं ब्लॉक और फिर चेन। वो ब्लॉक ने जो चेन बनाई थी उसके थ्रू आपको उस जगह पे आप पहुँच सकते हो, ठीक है। आप बोलो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ब्लॉकचेन ये क्या है, नहीं समझ आ रहा तो कोई नहीं, रट्टा मारो आगे बढ़ो, ठीक है।
क्योंकि काम का नहीं है भाई, कुछ काम का होगा, अगर कुछ ऐसा मुझे लगे कि बहुत काम का है तो मैं कुछ इसमें जोर लगाऊं कि आपको समझ आए। कुछ काम का नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ काम होती है भाई, क्रिप्टो करेंसी में। फिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। सिक्योर क्यों है? क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में है। जैसे आप पासवर्ड टाइप करते हो, और समझाता हूँ, जैसे आप पासवर्ड टाइप करते हो है ना, उसमें नीचे आ रहा होता है ग्रीन रेड, फिर आप लिखते हो कुछ कुछ और वो आता है कि भाई अनसेव है ना, मतलब ये उतना स्ट्रांग नहीं है, आता है रेड कलर का दिखाता है। फिर कुछ आप एक दो टाइप और करते हो, फिर कुछ ऑरेंज, और फिर कुछ बहुत अच्छा टाइप कर देते हो उसमें सब एस्ट्रिक वेस्ट्रिक डाल के, फिर ग्रीन सुपर स्ट्रांग है ना। ठीक बात है। क्या मतलब जो हैक करना चाहता है उसको हैक करेगा तो उसको बहुत सारी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, फिर जाके वो आपका हैक कर सकता है ना। अगर आपने बहुत कम कुछ डाला होगा तो क्या पता 1 2 3, जैसे होता है ना लोगों का वाईफाई का पासवर्ड 1 2 9 है ना, तो किसी के भी जाओ तो जाके हैक हो जाता है ना। बात समझ आई? वैसे आप कुछ कुछ उसमें और चीज़ें डालोगे तो हैक करना मुश्किल है, मतलब आप उस इंफॉर्मेशन पे पहुंचने के लिए आपको अब ज़्यादा टाइम लगेगा। एक टाइप से आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई। ठीक बात है। वैसे ही ब्लॉक में अलग अलग अगर इंफॉर्मेशन को रखा होगा और थ्रू चेन उसको जोड़ा होगा, तो अगर ये मानो बहुत लंबा ब्लॉक है ना, और किसी को यहाँ तक पहुँचना है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसकी सिक्योरिटी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। अब तो समझ आया, इससे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता भाई। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है भाई? ये क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सर इसका इंफॉर्मेशन क्रैक कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है कि टाइम लगेगा। हाँ, किसकी इंफॉर्मेशन? ये ब्लॉकचेन। हाँ, मतलब क्रैक तो कुछ भी किया जा सकता है, सिक्योर तो पूरा कुछ भी नहीं होता है। बस आप बोलोगे इसकी हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है क्योंकि इसमें ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। नहीं ऐसे तो आप बोलते हो लिंक ताले है ना सबसे मजबूत, पर तोड़ने वाले तो भाई तोड़ ही लेते हैं। सही बात है। मतलब आपकी हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है तो हम मानते हैं कि अभी बहुत सिक्योर है। आने वाले टाइम पे कोई तोड़ देगा तो हम बोलेंगे भाई कि टूट गया है ना, फिर कुछ और नया लेकर आएंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी। तो मैं क्या कह रहा था, आपकी कोई और ट्रांजेक्शन हो, कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कोई भी आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, उस पर आपका नाम पता सब लिखा होता है, नाम एड्रेस, उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड है ना, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है। आप देखो क्रिप्टो करेंसी में जब आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो तो उसमें ये नाम पता वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसमें बस आपको एक नंबर मिलेगा, कोई एक एनोनिमस नंबर होता है। ठीक है, बस एक नंबर होता है, और वो भी किसको पता होगा? जिसके साथ आप कर रहे हो ट्रेड, बस उसको पता है। ठीक है, कुछ तो होगा ही ना, तभी तो पता चलेगा आपने ट्रांजैक्शन किया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेसेबल नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ तो आ ही रहा होगा ना, कोई तो नंबर होगा। तो आप मानो कि कोई क्रिप्टो करेंसी में एक ऐसा नंबर होता है जिससे आप आइडेंटिफाई होते हो थ्रू ट्रांजेक्शन, जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको पता है कि आपके पास ये नंबर है। बाहर का कोई बंदा इस पर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अंदर वाला बंदा जो है उसके पास सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन है, बाहर का बंदा डायरेक्ट इस ब्लॉक के अंदर नहीं घुस सकता जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक बात है। ये जो IFSC कोड ये तो सबको पता है ना, आपकी पासबुक पे ही लिखा हुआ है ना। ठीक बात है। यहाँ पे किसी को नहीं पता है। जैसे आप वो आती है ना बहुत सारी ऐप हैं है ना, जहाँ पे आप ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो है ना, उसमें आप बोलोगे नहीं सर उसमें तो हम नाम पता लिखते हैं, आप कैसे बोल सकते हो, है ना। सही बात है भाई, उसमें आप नाम पता लिखते हो, वो ऐप में लिख रहे हो रजिस्टर करने के लिए नाम पता है ना, वो क्रिप्टो करेंसी वाले में नहीं लिख रहे हो, वहाँ पे किसी को नहीं पता है क्या हो रहा है। वो आप क्या कर रहे हो, आप ऐप में रजिस्टर करने के लिए अपना नाम पता लिख रहे हो बस। तो वो जो ऐप का डेवलपर है उसको बस ये पता है कि आपने मेरी ऐप में रजिस्टर किया है फॉर ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, उसके आगे आप किससे कर रहे हो, क्या हो रहा है, वो किसी को नहीं पता है। ठीक बात है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या बोलोगे भाई, ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें अगर आप ट्रांजेक्शन करो, ठीक है, तो इसको ट्रेस करना इट्स हार्ड टू ट्रेस। लिखो हार्ड टू ट्रेस। क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन इज हार्ड टू ट्रेस बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी इज वेरी सिक्योर। ठीक है, ठीक बात है। फिर आप समझो कि भाई अगर ये इतनी ज़्यादा सिक्योर है
इतनी ज़्यादा सिक्योर है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ट्रेसेबल नहीं है। और ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है। तो इससे अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और उससे दिक्कत होगी। कैसे भाई? कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना, सही बात है। बिटकॉइन से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो किसी भी चीज़ की, कहीं पर भी, टेररिज्म, टेरर फंडिंग, है ना, वो हवाला, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, सही बात है। आप यहाँ से कुछ भी बेच सकते हो, क्या? वो कोकेन वगैरह सब बिक सकता है ना, कोकेन वगैरह, है ना, बिक सकती है ना ऑनलाइन, सही बात है क्या? हाँ होता है ना, डार्क वेब, है ना, डार्क वेब होता है ना, ऐसा बोला जाता है ना। ऐसे वो एक होता है ना, वो ऐसे कोट, ऐसे कोट आते हैं ना, आपने देखा होगा। आप मुझे पता समझ जाते हो, आप बताते नहीं हो, आप समझ गए। ऐसा एक वो दिखाते हैं बर्फ, आइसबर्ग, और लोग तो ये देखते हैं आपने ऊपर क्या किया, आपकी असली मेहनत तो यहाँ है ना। ऐसा लिखा होता है ना, कुछ ऐसा कुछ लिखा होता है ना, उसमें वैसे एक ऐसा डायग्राम होती है और उसमें लिखा होता है कि इतना % जो है वो डार्क वेब है, जो आपको दिखता है वो तो नेट का 5% है, ठीक है, ठीक बात है। तो वो डार्क वेब वगैरह वाली जगहों पे इसका कुछ ट्रांजैक्शन चलता है। आप मानो इसका स्टेटस तो फिर कैसे? आप देखो कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, है ना, कुछ ऐसी साइट्स जहाँ पे आप भाई बिटकॉइन में आप कुछ ट्रांजैक्शन करो, उसके बदले हम आपको घर पे वो कोकेन, LSD, ऐसे लिखना मत यार, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आपको कोकेन, LSD वगैरह, ठीक है, हम सब देंगे। आप देखो फिर उसको क्या ट्रैक किया जा सकता है। अगर कोई ऑनलाइन सेल कर रहा हो ये कोकेन, अफीम और ये सारी चीज़ें, है ना, या फिर गन्स एंड एम्यूनिशन, है ना, मानो अमेरिका जैसी कंट्री, वहाँ पे हर स्टेट का अपना अपना लॉ, और मतलब हर स्टेट, वो टेक्सास जैसी स्टेट तो आप कोई भी बंदूक रख सकते हैं, है ना। तभी आप देखते हो ना अमेरिका में वो बंदूक निकाली और किसी को मार दिया, है ना, सही बात है ना। तो आप देखो वहाँ पे तो अगर कोई डार्क वेब में कि हाँ बिटकॉइन किसी ने खरीद के रखा है और मैं बिटकॉइन से कुछ परचेज करता हूँ, और वो गया किसी डार्क वेबसाइट पे और वहाँ लिखा था कोकेन और नीचे ऐड टू कार्ट, है ना, और उसने ऐड कर लिया, फिर उसको ट्रांजैक्शन की उसने बिटकॉइन की, है ना। तो आपको लगता है कि इसको ट्रैक किया जा सकता है? आपको लगता है इसको ट्रैक किया जा सकता है? बताओ। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको क्या ट्रैक किया जा सकता है? किया जा सकता है, कैसे? आप देखो भाई, ट्रांजैक्शन जो हुई होगी उसको तो आप ट्रैक नहीं कर सकते, है ना, यही मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन भाई फिजिकल डिलीवरी जब हो रही होगी तब पकड़ लिया होगा पुलिस ने कहीं पर, है ना, बात समझ आ रही है ना। तो अगर मैं आगे चल के आपको बताऊं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप मेरे से पूछो कि भाई गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करेगी, तो मैंने क्या बोला, भाई लॉ लेकर आएगी, कुछ एक्ट लेकर आएगी, उसमें कुछ चीज़ें लिखी होंगी, भाई ऐसे ऐसे करेंगे। और उसमें एक पॉइंट ये भी है, कैसे रेगुलेट करोगे भाई? आप डायरेक्ट तो ट्रांजैक्शन आपको नहीं पता चल रही कहाँ से कहाँ हो रही है, ठीक है, ठीक बात है। लेकिन आप उसमें अगर कोई चीज़ उल्टी सीधी हो रही है, तो अगर पुलिस और विजिलेंस डिपार्टमेंट उतना स्ट्रिक्ट हो तो एटलीस्ट उस साइट में बिटकॉइन के थ्रू क्या चीज़ बिकी है आप उसको तो फिजिकली पकड़ सकते हो ना, है ना। पकड़ा था ऐसा बहुत जगह, इंडिया में भी पकड़ा है, अमेरिका बहुत जगह पकड़ते हैं, ठीक है। अमेरिका में भी जब इसको लीगली अलाउ नहीं किया था बिटकॉइन को, उससे पहले बहुत जगह पकड़ा था, ठीक है, ठीक बात है, बात समझ आ गई। तो आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते, पर अगर उस बिटकॉइन के थ्रू कोई फिजिकल डिलीवरी हो रही है उस चीज़ को तो आप पकड़ सकते हो, है ना, बात समझ आ गई। और अब देखो वही आईफोन वाला कल एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, है ना, बता रहा था, क्या बोला था मैंने बोला कि कोई साइट, आप उस साइट पे गए और आपने बिटकॉइन देकर कोई फ़ोन खरीद लिया, है ना, आपने बिटकॉइन देकर कोई फ़ोन खरीद लिया और कल को वो फ़ोन ख़राब हो गया, है ना और आप कहाँ गए, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह, है ना, आपने बोला कि भाई मैंने ये ख़रीदा था और ये ख़राब हो गया, मुझे कुछ इसका हर्जाना दिलवाओ, है ना। तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बिटकॉइन जो है वो क्या नहीं है, नहीं लीगल टेंडर नहीं है, ट्रेसेबल नहीं, ट्रेस तो हो ही गया। क्या ट्रेस कैसे हो गया भाई? उसने बताया होगा भाई मैंने इसी साइट से खरीदा था,
ठीक है, ठीक बात है, बात समझ रहे हो। उसने बोला होगा कि मैंने ये फ़ोन इस साइट से खरीदा, इस साइट वाले ने मेरे को बोला था कि मेरे को बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करो तो मैं आपको फ़ोन दे दूंगा। तो फिर वो फिजिकली जाके पता कर सकता है ना ये साइट वाला कहाँ पर बैठता है, भाई किसकी साइट है, फिर पकड़ सकते हैं ना उसको, ठीक बात है। लेकिन क्योंकि आपका बिटकॉइन जो है वो क्या नहीं है, लीगल टेंडर, इसलिए मैंने आपको पहले कल लीगल टेंडर पढ़ाया था, है ना। क्योंकि बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, इसीलिए आप ये कंज्यूमर कोर्ट में फरियाद नहीं कर सकते कि मुझे इसका पैसे वापस करो। इसीलिए गवर्नमेंट लोगों को अलाउ नहीं कर रही थी कि आप बिटकॉइन में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करो, मतलब इस बाई और सेल बिटकॉइन वाले जो मार्केट है उसमें पढ़ो, ठीक बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धांधली होने के चांसेस हैं। अब ये टेरर फाइनेंस, आप देखो ये टेरर फाइनेंस और ये हवाला, हवाला आपको पता है ना, मैंने हवाला आपको बताया हुआ है, कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको पैसा भेजना होता है और बीच में एक हवाला ट्रांजैक्शन वो जो संभालने वाला एक बंदा होता है ना, ठीक बात है। उसको कुछ कोड बताया जाता है और फिर वो उस कोड को इस बंदा उसको, ये बंदा उसको कोड बताता है और वो उसको फिजिकल डिलीवरी करता है उस चीज़ की, है ना, पैसे की, तो अवॉइड वो टैक्स को बचाने के लिए, है ना। क्योंकि अगर मनी उसके थ्रू जाएगी तो इनकम टैक्स, मैंने आपको सब बताया है, वो इनकम टैक्स वाले नज़र रखते हैं 50,000 के ऊपर आप कोई ट्रांजेक्शन करो तो, है ना, बताया है ना पहले भी। तो आप देखो ये टेरर फाइनेंसिंग, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, बेटिंग, ठीक है, उन सारी जगहों पे आप ये क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है नॉर्मल इंसान को। लेकिन आप देखो कोई डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये अलाउड है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री ने अलाउ किया किसको, ये क्रिप्टो करेंसी को। जैसे अमेरिका में अलाउ किया, क्या बोला, आप खरीद सकते हो, वो सब कर सकते हो, है ना, ठीक बात है। लीगल टेंडर उन्होंने भी नहीं माना है, आप ये नहीं बोल सकते अमेरिका में कि लीगल टेंडर है, ठीक बात है। लीगल टेंडर का क्या मतलब था, क्या चीज़, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में उधर कहीं गए घूमने और आपने बोला कि मैं क्रिप्टो करेंसी में दूंगा, तो सामने वाला बोलेगा कि मेरे को नहीं लेना है क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो लीगल टेंडर उधर भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने बस क्या किया है, उन्होंने इसको लीगलाइज किया। लीगलाइज कैसे करते हैं किसी चीज़ को, लीगलाइज तब करते हैं किसी चीज़ को जब उस पर कोई एक्ट बनाया गया हो और उस ट्रांजेक्शन पे आप टैक्स वसूलो, तो आप बोलोगे कि उस चीज़ को आपने अपनी कंट्री में लीगलाइज किया है, ठीक बात है, ठीक है। तो अमेरिका ने लीगलाइज किया, आप, हाँ, आप खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो, आप ट्रांजैक्शन करो, जो करना है करो, लेकिन आप सेल परचेज पे कुछ हमें टैक्स दोगे, ठीक है, ठीक बात है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये अलाउ हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अलाउ किया। एक कंट्री जिसने इसको लीगल टेंडर का दर्जा दे दिया, है ना, कौन सी थी वो, है ना, एल सेल्वाडोर थी। एल सेल्वाडोर कहाँ पर है, एल सेल्वाडोर अमेरिका में, एल सेल्वाडोर अमेरिका में है, कौन सा अमेरिका, कौन से अमेरिका में है एल सेल्वाडोर, लैटिन अमेरिका से थोड़ा ऊपर, कहाँ पे है, ऊपर, यहाँ, ये तो पनामा है, बीच में क्या होता है यहाँ, अमेरिका ही होता है, ये क्या है, लैटिन अमेरिका से थोड़ा ऊपर और वहाँ से थोड़ा नीचे, ठीक है। आप देखो वहाँ की कंट्री ने इसको लीगल टेंडर कि हाँ ठीक है आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। आप देखो इंडिया की जो आरबीआई है, इंडिया की आरबीआई जो है, इंडिया की आरबीआई का स्टैंड क्या था बहुत देर से कि आप इसको यूज़ मत करो। और 2013-14 के आसपास, 2013-14 के आसपास इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसकी खरीद फरोख्त स्टार्ट हुई और बहुत सारी वेबसाइट वगैरह, वहाँ से आप ये बिटकॉइन खरीदो, है ना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं होता कि साइट पे आप बिटकॉइन देके कोई चीज़ ही खरीदो, है ना, कोई साइट ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आप सिर्फ बाई सेल करते हो, है ना, आप इतना डॉलर दो उसके बदले इतने बिटकॉइन ले जाओ, ठीक है। कोई दूसरा भी बंदा होगा, भाई मैं तुझे बिटकॉइन दे देता हूँ, मुझे डॉलर की ज़रूरत पड़ रही है, हो सकता है ना, है ना। अब जिसने बिटकॉइन खरीद रखा है उसको कैश करवाना है तो कैश भी तो करवाएगा ना, ठीक बात है। अगर लीगल टेंडर नहीं है तो कैश कैसे करवा सकते हैं बिटकॉइन को, बताओ। अगर लीगल टेंडर नहीं है किसी कंट्री में बिटकॉइन तो उसको कैश कैसे करवाएंगे ये बताओ,
कैसे? ये इलीगल ही हुआ ना। अगर लीगल नहीं है किसी कंट्री में बिटकॉइन, तो आप बिटकॉइन के बदले कोई करेंसी लेना चाहते हो तो कैसे कैश कराओगे? किसी के पास जाओगे ना जो आपको कैश दे, जाओगे ना। अगर लीगल टेंडर नहीं है, आप किसी बैंक में तो जा नहीं सकते, बैंक वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे कोई इलीगल साइट्स वगैरह होंगी, है ना, मनी एक्सचेंज वाले जो बोलेंगे आप मुझे बिटकॉइन दो, उसके बदले मैं आपको डॉलर में पैसा देता हूँ, है ना। तो उनमें भी ऐसा होगा कि भाई खरीदेगा वो, उसमें भी मार्जिन, और बेचेगा तो उसको हाई रेट पे बेचेगा, उसमें कुछ अपना मार्जिन बनाएगा, है ना, ऐसा ही होता होगा ना, तभी चलती होगी दुकान। सही बात है, ठीक है? नहीं है तो आप देखो ऐसी बहुत सारी साइट्स थी, ऐसी बहुत सारी फिजिकल स्टोर भी थे, फिजिकल स्टोर जहाँ पे जाके ये सब काम चल रहा था। तो आरबीआई प्लस वो सारी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, है ना, प्लस सारी सीबीआई। सीबीआई की क्या काम करती है? सीबीआई का क्या काम होता है? सीबीआई का काम क्या होता है? केसेस, कौन से केसेस? कौन सा केस भाई? यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर सीबीआई आ जाएगी? सीबीआई खुद डिसाइड करती है मुझे कौन सा केस? ये कैसे हो सकता है? हैं? क्या बोलते रहते हो भाई? क्या बोल रहे हो? सीबीआई क्या डिसाइड करती है क्या? हाँ, क्या बात है। अरे तो वो तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा ना, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मतलब ऐसा हो गया, स्टेट गवर्नमेंट से केस लेकर सीबीआई को दे दिया, है ना। सीबीआई ऐसे इन जनरल किस काम में इस्तेमाल होती है? करप्शन के काम में इस्तेमाल होती है। सीबीआई का सबसे बड़ा काम ही यही है, एंटी करप्शन काम है इसका। क्या? एंटी करप्शन, इसका बड़ा काम ये है। मेन जिसके लिए सीबीआई बनाई गई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, वो क्या है? एंटी करप्शन फोर्स है एक, ठीक है। आपने देखा होगा सीबीआई ने उधर छापा मारा, सीबीआई ने छापा मारा तो वहां पे कोई ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया, है ना, ठीक बात है। उसका मेन काम ये होता है। फिर ये होता है कि आपने उसे कोई एडिशनल काम दे दिए, बाद में बनने के बाद आपने सीबीआई को कुछ एडिशनल काम दे दिए, ठीक है। स्टेट बोलती है आप ये वाला काम भी हमारा कर देना, है ना, ठीक बात है। तो आपको क्या पता होना चाहिए भाई, सीबीआई एक्चुअल में तो एंटी करप्शन वाले काम के लिए बनी है, ठीक है। और खुद से कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है ये सीबीआई जो है, वो कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसे? क्या? स्पेशल एक्ट से बनी है? कौन से स्पेशल एक्ट? ठीक है, पढ़ना भाई, घर जाके कुछ पढ़ा करो, ऐसे कैसे याद रहेगा, ठीक है। आरबीआई, ईडी, सीबीआई वगैरह मिलके तो यहाँ पे वो आए और उन्होंने छापे मारे बहुत सारी जगह जहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जा रही थी, ठीक है। और उन सारी जगहों को बंद करवाया ये बोल के कि इंडिया में अलाउड नहीं है, इलीगल है क्रिप्टो करेंसी का बेचना और खरीदना, है ना। फिर भी मार्केट में जब आ गई है तो कोई ना कोई तो बेच रहा होगा, है ना, मतलब ये काम चल ही रहा था बड़ी देर से, ठीक बात है। और मैंने आपको अभी समझाया भाई कि आरबीआई क्यों नहीं चाह रही थी ऐसा, है ना। हाई रेट ऑफ क्या है? इलिटरेसी, है ना, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी है ना। मैं किसी को जाके बोलूंगा ऐसे कि भाई तू मुझे इतने पैसे दे दे, उसके बदले मैं तेरे को बिटकॉइन दूंगा, फिर वो बिटकॉइन तू देखना 1 साल के बाद उसमें इतने रुपए का हो जाएगा, है ना। हो सकता है ना, मैं कहीं से किसी को ठग लूँ ऐसे जाके, है ना, तू मुझे कुछ पैसे दे, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगा, 1 साल के बाद वो बिटकॉइन इतने रुपए का हो जाता है, फिर मैं तुझे इतने पैसे वापस कर दूंगा, है ना। कोई बिटकॉइन से कुछ खरीद ले, कहीं पर भी कुछ कर दे। मैंने आपको समझाया ना, मतलब गरीब जनता इंडिया में ज़्यादा है। क्या है भाई? एक तो इलिटरेसी है, एक तो पावर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इलिटरेसी, हाई पावर्टी, कोई ऐसे काम करे और उसमें फंस जाए तो बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई क्या है? सेंटर का बैंक है भाई इंडिया का। उसका वही स्टांस होता है जो गवर्नमेंट का स्टांस होता है यूजुअली। क्या? यूजुअली आरबीआई का वही स्टांस होता है जो गवर्नमेंट का स्टांस होता है। तो आरबीआई चाह रही थी अगर ये कि ये यहाँ पे नहीं हो तो इसका मतलब क्या है? सरकार चाह रही है कि ऐसा नहीं हो, ठीक बात है।
पर ऐसा करते करते अचानक से क्या हुआ, देखो ऐसा करते करते अचानक से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था, है ना, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था क्रिप्टो करेंसी को, है ना। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट आई बीच में, है ना, ठीक बात है। 2020 में फेब का महीना था 2020 का, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पढ़ी, ठीक है, क्या पढ़ी, एक पिटीशन पढ़ी, उसके पास आई थी और उसने क्या बोला कि गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को बैन नहीं कर सकती फुली, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को फुली बैन नहीं कर सकती है, आप उसमें कुछ लॉज लेकर आओ ताकि आप इस चीज़ को रेगुलेट कर सको, ठीक है, आप इस चीज़ को रेगुलेट कर सको, आप उस चीज़ में कोई लॉ लेकर आओ, आप इसको फुली बैन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक बात है, आप क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकते, आप उसको रेगुलेट करो। अब ये सुनने के बाद आप समझो कि गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चीज़ बैठी होगी, ये सुनने के बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा, हाँ भाई आप देखो पिछले 1-2 साल से तो क्रिप्टो करेंसी और ज़्यादा बूम कर रही है ना, रोज़ नई नई ऐप आ जाती है, आप ये वाली ऐप से क्रिप्टो करेंसी खरीदो, है ना, आप IPL वगैरह और बहुत सारे वो भी ऐड करने लग गए हैं, भाई ये वाली क्रिप्टो करेंसी ये वो, है ना, सही बात है, आता है ना, मतलब अचानक से 1-2 साल में बहुत ज़्यादा बूम हुआ है ना। तो सरकार ने क्या सोचा, सरकार ने सोचा कि हाँ भाई अगर लोग कर ही रहे हैं तो सरकार ने क्या सोचा होगा, सरकार ने सोचा होगा कि यार ये क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाला बंदा, भाई उसके पास कोई फ़ोन वगैरह होता होगा तभी वो कुछ ऑनलाइन कुछ करेगा तो कहीं से कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदेगा। मतलब उसके दिमाग में क्या आया कि जो बहुत ज़्यादा लोअर इनकम ग्रुप वाले बंदे हैं वो तो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीदते होंगे, है ना, ठीक है, ठीक बात है ना। इसके लिए क्या भाई मोबाइल फ़ोन वगैरह चाहिए, फिर आप कोई ऐप इंस्टॉल करोगे, फिर कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदोगे, ऐसा ही कुछ करोगे ना। मतलब ये कम से कम मिडिल इनकम ग्रुप और उससे ऊपर वाले इनकम ग्रुप की जो जनता है वो ये काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे उसका RBI के साथ कुछ मतभेद हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको लीगलाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्ट तो लाएंगे, पहले हम इस पर टैक्स लगा देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है आप खरीद सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या सोचा, भाई गवर्नमेंट के पास आपको मैंने पहले ही बताया पैसा होता नहीं है ना, बताया था ना, क्या इसीलिए वो डेफिसिट बजट डेफिसिट हर चीज़ में डेफिसिट बताया था ना, कि टैक्स में कुछ पैसा आता है, सरकार एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना, पैसा कम आता है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे वो बॉन्ड और वो हमारे नाम से आप G-Secs वगैरह निकालो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे नाम से निकालो, बताया था ना। तो सरकार ने क्या सोचा, भाई टैक्स लगाने का एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हमारी सरकार को मिल जाएगी, है ना। तो सरकार ने वो दिमाग में रख के कि हमारे लिए एक्स्ट्रा 30% हम इस पर टैक्स लगा के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हमें मिल जाए, हम इसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक बात है। ऐसा बजट में बोला गया, ऐसा इस बार के बजट में बोला गया कि ठीक है आप खरीदो आप बेचो उस पर 30% टैक्स लगेगा, ठीक बात है। लेकिन अभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये RBI का स्टांस क्या है, तो RBI अभी भी नहीं चाहता है कि ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगलाइज हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट और RBI अलग अलग पेज पे है। गवर्नमेंट इसमें सोच रही है कुछ फ़ायदा, बात समझ आ रही है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूजुअली गवर्नमेंट और RBI सेम पेज पे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का स्टांस अलग होता है और RBI का अलग होता है ना। जैसे ये एक मुद्दा आ गया, जैसे एक बड़ा मुद्दा है जहाँ पे गवर्नमेंट और RBI अलग अलग पेज पे होते हैं, वो क्या होता है, आपने एक देखा होगा कंटिजेंसी फंड होता है, आपको पता है एक कंटिजेंसी फंड, नहीं आप देखो 2 टाइप के फंड, आपने बिल्कुल भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है क्या, आप एक फिट करो दिमाग में, भाई कंटिजेंसी फंड क्या होता है, एक इमरजेंसी फंड है, ठीक है, इमरजेंसी फंड है जिसमें से सरकार पैसा निकाल सकती है अगर अचानक से कोई, हाँ ठीक है, कोई अचानक से इमरजेंसी आ जाए, ठीक बात है ना। जैसे कहीं पे बहुत सारी बारिश हो जाती है, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच आ गया, है ना, ठीक बात है। तो क्या होता है कि आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट या लोग आ जाते हैं सड़कों पे, भाई आप इसको एक नेशनल डिजास्टर घोषित कर दो, है ना,
आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में क्या आता है कि स्टेट चाह रही है कि आप इस चीज़ को एक नेशनल डिजास्टर घोषित करो। उससे क्या होता है कि आपको अमाउंट ऑफ मनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली वो ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, एक सेंटर का डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है, ठीक है, और एक स्टेट का अपना होता है। ठीक है, ठीक बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड वगैरह होते हैं ना, स्टेट का अपना होता होगा, कुछ गलती होगी तो, है ना। तो आप देखो कि कंटिजेंसी फंड रखा होता है, इसमें ऐसे 5,000 करोड़ रुपए का इसका कॉर्पस होता है। ठीक है, कॉर्पस मतलब इसमें 5,000 करोड़ रुपए पड़ा है कंटिजेंसी फंड में। ठीक बात है। और क्योंकि आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट के अंदर सरकार ने बनाया है, तो आरबीआई के ऊपर कंट्रोल किसका है? आरबीआई पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब आरबीआई के पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। क्या पड़ी हैं भाई? उसके फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड पड़ा है, उसके ट्रांजैक्शन करती है, कुछ खरीदती है, ये करेंसी वो करेंसी, उस पर उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसने किसी को पैसा दिया, कुछ ब्याज उसको मिलता है। आरबीआई के पास खुद की बहुत सारी अर्निंग होती है। ठीक है, और उस अर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ पैसा मांगती है जो आपको हमें ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि आपको हमने बनाया है। बात समझ आई? सही बात है ना। जैसे ब्रिटिश जो कंट्री है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कारोबार करती थी तो यहाँ पे पैसा देती थी ना, देती थी, याद है ना। फिर इनको समझ आ गया कि भाई ये तो चोर हैं, फिर उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया, है ना। पहले रेगुलेट करने की कोशिश की बहुत सारी, कि ईसीआई को पहले रेगुलेट करने की कोशिश की, और बाद में उनको पता चल गया कि ये सारे ही चोर हैं, तो इसको पूरा ही डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, है ना। वैसे ही अभी एक सोवरेन स्टेट में तो ये सेंट्रल बैंक है, और ये सेंट्रल बैंक की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिससे आपको पता होगा कि रघुराम राजन जो है, ये क्यों बता रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी तो आपको समझ आ गई। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों सेम पेज पे नहीं होते, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, क्या आप देखो कि रघुराम राजन हमारे गवर्नर थे, कब? 2015-16 में। ठीक है ना। और उन पे क्या फोर्स किया जा रहा था, सरकार बोल रही थी कि भाई आपने, उनका बहुत देर से चल रहा है क्या भाई, आपने ये कंटिजेंसी फंड में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, ठीक है, इसमें से कुछ पैसा डाइल्यूट करो, हमें दो डिविडेंड। ठीक बात है। आप ये जो सारी ट्रांजैक्शन करते हो, आपने इस साल हमें कुछ कम पैसा दिया, डिविडेंड में आपने हमें कम पैसा दिया, आप हमें एक्स्ट्रा पैसा दो कुछ। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उसको कुछ और बड़ी, कहीं पे इलेक्शन आ रहे होंगे ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो कहीं पे कुछ करना होगा, सरकार को पैसा चाहिए होता है। ठीक है, आरबीआई को फोर्स करती है कि आप डिविडेंड में हमें ज़्यादा पैसा दो, है ना। ठीक है, तो यही सोच के रघुराम राजन ने पहले रिज़ाइन किया, उसके बाद उर्जित पटेल बने, उन्होंने भी रिज़ाइन किया ना, आपको पता है ना। ये रघुराम राजन थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, खुद रिज़ाइन किया ना, उनका टर्म नहीं ना कंप्लीट हुआ था। फिर ये उर्जित पटेल जब रिज़ाइन करने वाले थे तो यहाँ पे भी यही चीज़ चल रही थी, क्या? ये कंटिजेंसी फंड वाला। इन्होंने किस वजह से रिज़ाइन किया? इनकी बहुत सारी जो है कन्फ्लिक्ट थे सरकार के साथ, और अभी भी बहुत सारी बुक्स लिखते रहते हैं जिसमें बोलते हैं कि सरकार गलत कर रही है और ये सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, एक बड़ा कन्फ्लिक्ट रघुराम राजन का क्या था कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होता था, सरकार ऊपर से बोलती थी भाई आप रेपो रेट कम कर दो, फिर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आना चाहिए, और फिर कुछ मार्केट ग्रो होना चाहिए ताकि हम अगली बारी दिखा सकें कि जीडीपी इंडिया में इंक्रीज हुई है। बात समझ आ रही है क्या? सरकार ऊपर से फोर्स करती थी भाई आप रेपो रेट कम करो ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, कुछ खरीद हो, और हम दिखा पाएँ कि हमने इस क्वार्टर में इतना जीडीपी अर्न कर लिया, हमारा इतना इंक्रीज हो गया। अभी क्वार्टर में कैसे होता है वो अभी जीडीपी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। और रघुराम राजन क्या बोलते थे, भाई मैं शॉर्ट टर्म नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। क्या आपका तो दिमाग में है कि आप एक बार ये दिखा दो भाई, उससे जो बाद में मार्केट में दिक्कत होगी तो फिर मैं एज ए गवर्नर, आपकी थिंकिंग शॉर्ट है, आप देखते हो एक क्वार्टर में मुझे ग्रोथ दिख जाए। मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 4, 5, 10 सालों में इंडिया का ग्रोथ जो है वो सस्टेन रहे। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि एक क्वार्टर में अच्छा हो गया तो मैं अब अचानक से रेपो रेट गिरा दूँ या बढ़ा दूँ। ठीक है, ठीक बात है। तो ऐसे बहुत सारे टसल चलते थे, इसीलिए इन्होंने रिज़ाइन किया।
यहाँ पे ये बोल रहे थे हमें ज़्यादा डिविडेंड दो, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन किया। और यहाँ पे अचानक से फिर एक न्यूज़ आई थी जिसको बोलते हैं शेड्यूल 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट, शेड्यूल 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो ये आपको कहीं एमसीक्यू में भी आ सकता है क्या, शेड्यूल 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट। उस शेड्यूल 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट में क्या लिखा है, शेड्यूल 7 ऑफ द आरबीआई एक्ट में ये लिखा है कि भाई आरबीआई के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और अगर गवर्नमेंट ऊपर से कुछ बोले आरबीआई को, तो आरबीआई को वो चीज़ माननी पड़ेगी, इट्स बाइंडिंग ऑन द आरबीआई। ठीक है, इसीलिए सरकार ये कह रही थी कि भाई आपसे अगर हम डिविडेंड मांग रहे हैं तो आपको हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने ही आपको बनाया है। बात समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन आप समझो कि एक किसी सोवरेन कंट्री में जहाँ पे आपका सेंट्रल बैंक इतना अच्छे से काम कर रहा हो, ऐसा कम ही होता है कि मतलब गवर्नमेंट को खुले में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े कि, और ये शेड्यूल 7 जैसी चीज़ जो है वो न्यूज़ में आए। ठीक है, क्योंकि ये आरबीआई की छवि के लिए या फिर सरकार की छवि के लिए गलत चीज़ हो जाएगी कि ओपन में सबको पता चल जाएगा कि सरकार जो है वो आरबीआई को प्रेशराइज कर रही है कुछ अपने तरफ कुछ डिसीजन लेने के लिए। बात समझ आ रही है ना? पक्का? नींद आ रही है? आधे बच्चों तो ऐसे ऐसे एकदम। हाँ, कि कुछ कंट्रोल हम यहाँ से हटा के, आप आरबीआई का काम सिर्फ होना चाहिए आप ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हम आरबीआई से कुछ पावर जो है वो छीन लेंगे। ठीक है, हम आरबीआई को सिर्फ इसलिए रखेंगे कि आप सिर्फ एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ, रेपो रेट वगैरह देखा करो, बाकी जो भी काम है वो हम किसी और बॉडी को दे देंगे। ठीक है, बजट आएगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी खत्म हो गया। आप देखो एक बारी जो आपको कुछ सवाल पूछना है क्या कंटीजेंसी फंड। भाई दो फंड होते तो तीन है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और एक होता है पब्लिक अकाउंट्स फंड। ठीक है, तीन फंड होते हैं। तो आपको वैसे पॉलिटी में पढ़ना चाहिए, पर मैं आपको पढ़ा दूंगा जब हम बजट पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जिस दिन बजट पढ़ेंगे उस दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा। हाँ बना रहे हैं, मतलब आप देखो न्यूज़ में है तो आप लिख के रखो। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डाउट? ठीक है ना, समझ आ गया? आपको कोई पूछे गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, आपको कोई पूछे आरबीआई का क्या स्टांस है, और वो क्यों आपस में क्या दिक्कत चल रही है, क्यों माइन नहीं किया जा सकता, और ये मतलब आप समझो कि एप्लीकेशन पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, कैसे होता है वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन पूछी जाएगी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की। ठीक बात है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या, जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, जीडीपी। आप देखो जीडीपी का क्या मतलब है भाई, फुल फॉर्म क्या भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मैं पहली क्लास से ये सारे वर्ड यूज कर रहा हूँ भाई, जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी। आप समझो कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि इट इज जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। ठीक है, विद इन अ कंट्री in a given period of time, usually 1 year। ठीक बात है। ठीक है, क्या है कि जीडीपी क्या है भाई, सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, कोई भी ईयर। ठीक है, आप समझो कि ये इंडिया। ठीक है,
आप समझो यहाँ पे रिलायंस, और रिलायंस ने यहाँ पे रिलायंस पावर, तो रिलायंस पावर ने यहाँ पे कुछ अपना कोई नया इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट खड़ा किया है ना। रिलायंस पावर ने अपना कोई नया इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट खड़ा किया, तो उससे जो अर्निंग हुई उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे, करेंगे। आप मानो ट्रम्प, और आपको पता है कि ट्रम्प का इंडिया में भी बिजनेस चलता है। कहाँ? मुंबई में एक जगह पे उसका वो ट्रम्प टावर है, ठीक है, मुंबई में उसका एक ट्रम्प टावर है, ठीक है, ठीक है। ट्रम्प की कंपनी इंडिया में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, और यहाँ से जो अर्निंग हुई वो आपको जीडीपी में कैलकुलेट करोगे कि नहीं? करोगे? जीडीपी में कैलकुलेट होगी? होगी? पक्का है? जीडीपी में कैलकुलेट होगी, ठीक है। आप मानो कि ये ओएनजीसी विदेश है। ओएनजीसी विदेश क्या है? ये सर नहीं है, क्या पूछ रहा हूँ। ओएनजीसी विदेश क्या है? ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी आपकी वो सेंटर की पीएसयू है ना, और उसका फॉरेन आर्म जो है उसका नाम है ओएनजीसी विदेश, है ना, है ना। जैसे कहीं और भी तो ये ढूंढते हैं ना कंट्री, जैसे रशिया में कोई ऑयल फील्ड मिल गई, यहाँ पे ईरान में कोई ऑयल फील्ड मिल गई, तो वहाँ पे जाकर ये उसका एक्सप्लोर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसका माइनिंग करते हैं। बात समझ आ गई? तो वहाँ पर जाके अगर ये किसी ऑयल या फिर कोल की कुछ माइनिंग करे, है ना, तो उस वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं? ओएनजीसी विदेश। अब ये यहाँ पर गए ईरान में, और यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑयल निकाला, कुछ ऑयल निकाला, वहाँ से कुछ पैसा मिला, तो वो यहाँ पर ऐड होगा कि नहीं? ओएनजीसी इंडिया की कंपनी, उसकी एक और सब्सिडरी जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश, उसने यहाँ पे जाके कुछ ऑयल निकाला, ठीक है, उसने यहाँ पे जाके कुछ ऑयल निकाला और फिर वो बिका या जो भी हुआ, और उससे जो ओएनजीसी को अर्निंग हुई, उससे जो ओएनजीसी को अर्निंग हुई ना, कुछ काम किया तो भाई पैसा मिला होगा, उससे जो ओएनजीसी को अर्निंग हुई, क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा? क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा? कैसे होगा? कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर? ये कहाँ पे पढ़ा आपने? कहाँ है ऑयल फील्ड? हमारी थोड़ी है, वो तो उनकी है। एक ये वाली ऑयल फील्ड अभी न्यूज में चल रही थी, फरजाद बी, सुनिए आपने कभी? ईरान में थी फरजाद बी, एक क्रूड ऑयल की एक माइन जो जैसे होती है, वो ओएनजीसी विदेश ने ढूंढी थी। कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था कि आप हमारे यहाँ पर आके एक्सप्लोरन इसका क्या करना, ठीक है। पर अचानक से इंडिया वहाँ पर गया नहीं, और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट को जो कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कैंसिल कर सकता है भाई? जिस कंट्री में वो है माइन, वही उसी का तो राइट है ना उस पर, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ होगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ओएनजीसी विदेश बोलेगा भाई हमने जाके वहाँ पे ये ढूंढी थी तो हमारी हो गई, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता ना। बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने? कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने किसी कंट्री में जाके कोई माइन ढूंढी और आप वहाँ पे काम करते थे तो आपकी हो गई, तो ये ओएनजीसी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आप देखो टाटा की कोई कंपनी, और टाटा ने जैगुआर को एक्वायर कर लिया, ठीक है, टाटा ने जैगुआर को एक्वायर किया। जैगुआर कहाँ की कंपनी है? यूके की, है ना, ठीक बात है। और टाटा ने इसको इसमें मर्ज नहीं किया। जैगुआर तो अभी भी अलग नाम से बिकती है ना, ठीक बात है ना। अभी जैगुआर की गाड़ी अभी बाहर कहीं बिकेगी तो वो जीडीपी में आएगी। टाटा ने जैगुआर को अक्वायर किया। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? आपको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, है ना? सारे बच्चे एकदम ऐसे
आ रही है नहीं? आप समझो टाटा, और टाटा ने जैगवार को एक्वायर किया और ये जैगवार गाड़ी बिकी, ठीक बात है, तो वहां से जो पैसा मिला वो जीडीपी में आना चाहिए या नहीं? क्यों आना चाहिए भाई? मैंने बोला तो है विद इन अ कंट्री, क्यों आना चाहिए? कैसे आना चाहिए? मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है भाई? सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। बोला बोला है ना? पक्का आगे ना बात समझ? क्या चीज? अरे भाई वो अभी एग्जांपल आई नहीं, आप मेरी एग्जांपल तो समझो ना, मैं वो भी आपको बताऊंगा, अभी वहां पे पहुंचेंगे ना। अभी ABCD पढ़ाने के लिए भाई पहले ए पढ़ाना पड़ता है, अभी आप बोलो मुझे Z पढ़ाओ पहले, ऐसा नहीं होता। एक तरीका है जिससे आपको बताया जा रहा है ना, वो अभी हम आगे जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ जीडीपी के बारे में, जीएनपी नहीं पूछा मैंने आपको बताया जीएनपी क्या है? आपको पता है अभी जीएनपी क्या है? नहीं बताया आपको? जो नहीं पता है वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वो पूछ रहा हूँ जो मैंने बताया। मैंने क्या बताया भाई? विद इन अ कंट्री बताया। तो ये टाटा ने अगर जैगवार कार बाहर कहीं बिकी तो उससे जो पैसा टाटा को मिला वो जीडीपी में आएगा। अगर ये गाड़ी कोई खरीद के इंडिया में ले आया, कोई ये गाड़ी जैगवार खरीद के इंडिया में ले आया, बात समझ आ रही है? तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में आएगी? फिर से सोचो, अगर कोई गाड़ी बाहर की खरीद के इंडिया में ले आया तो उससे क्या वो इंडिया की जीडीपी में आएगी वो वाली मनी? सोचो, पक्का आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए आपके हिसाब से? डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं आनी चाहिए ना? नहीं हुई ना? नहीं आनी चाहिए। अब बात समझ आ गई? ठीक है। अब आपको कोई भी ऑप्शन आएगा, ये ऐसे क्यों बताया गया? क्यों? क्योंकि भाई वो एमसीक्यू में जो बहुत सारी स्टेटमेंट आती है ना, उसमें ऐसी ही स्टेटमेंट आती है, यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, कोई यहाँ लेकर आ गया, कोई ऐसा हुआ ऐसा, और फिर आप उसमें ऐसी गलती करोगे। ठीक है, इसलिए ऐसे बताया गया। तो आपको दिमाग में क्या रखना है भाई? ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन। ठीक है, सिर्फ आप उसको रखोगे इसके अंदर। ठीक बात है? ठीक है ना? तो इसलिए हमने क्या देखा भाई, इसमें इंडिया का भी कोई बंदा हो सकता है, बाहर का भी कोई बंदा हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। कैसे? वो ट्रंप वाली एग्जांपल देखी है ना? ट्रंप वाली एग्जांपल में ट्रंप ने आकर इंडिया में कुछ काम किया तो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट हुआ ना? हुआ ना? है ना? इसीलिए हम क्या बोलते रहते हैं भाई? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना? सही बात है, बोलते हैं क्या? मेक इन इंडिया क्या? कि भैया आप इंडिया में आके प्रोड्यूस करो, इंडिया में प्रोड्यूस करोगे तो इंडिया के जीडीपी में दिखेगा वो, है ना? अब बात समझ आई? उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या भाई? एक तो मेक इन इंडिया, इंडिया में प्रोड्यूस करोगे तो इंडिया की जीडीपी में वो चीज़ कैलकुलेट होगी, प्लस इंडिया में एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगी तो ज़्यादा लोग काम करेंगे, फिर और उतनी, और एक फैक्ट्री थी पहले, फिर आप और फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री लगेंगी, और लोगों को काम मिलेगा, और लोग कुछ और खरीदेंगे, उससे और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। बात समझ आई? है ना? तो आप बोलोगे जीडीपी इंक्रीज हो रही है ना? ठीक बात है। तो जीडीपी की डेफिनेशन आपको समझ आ गई? जीडीपी की डेफिनेशन समझ आ गई। अब क्या बताएं? आप देखो कैलकुलेट कैसे की जाए जीडीपी, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ठीक बात है। मानो मैं बोलता हूं वही टाटा थी ना अभी, जैगवार, टाटा और जैगवार, और टाटा की कौन सी? वो नेक्सॉन गाड़ी, है ना? ठीक है, मानो कि हमारी इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सिर्फ ये टाटा नेक्सॉन गाड़ी प्रोड्यूस हो रही थी, है ना? ठीक बात है। एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी में ये टाटा नेक्सॉन गाड़ी प्रोड्यूस हो रही थी, और एक गाड़ी है 10 लाख रुपए की, ठीक है? और 2011
ये क्यों ले रहा हूँ अभी बताऊंगा। मानो यहाँ पे 3 गाड़ियाँ प्रोड्यूस हुई, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी 3। तो मैं क्या बोलूँगा, एब्सोल्यूट टर्म में मेरा जीडीपी कितना है, एब्सोल्यूट टर्म में मेरा जीडीपी कितना हुआ 30 लाख। हुआ कि नहीं हुआ? एब्सोल्यूट टर्म में मेरा जीडीपी 30 लाख, ठीक बात है। फास्ट फॉरवर्ड करो 2021 2022, सेम नेक्सॉन गाड़ी, सेम नेक्सॉन गाड़ी, लेकिन अब उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है। अब एक गाड़ी जो है आपकी 15 लाख रुपए की बिकती है, ठीक है, और 2 गाड़ियां बिकी, तो आपका एब्सोल्यूट जीडीपी कितना है 30 लाख। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ आया? इस चीज़ से भाई एक चीज़ समझ आया कि एब्सोल्यूट टर्म में जीडीपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, आपको इस गेम मतलब इस लॉजिक से समझ नहीं आ सकता है, ठीक बात है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर 10 लाख की एक गाड़ी थी और 3 गाड़ियाँ प्रोड्यूस हुई थी, तो जाके 30 लाख का एब्सोल्यूट जीडीपी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, क्या इन्फ्लेशन ड्यू टू महंगाई, हम रिवर्स जा रहे हैं, महंगाई पहले पढ़ लिया और लास्ट टॉपिक महंगाई, है ना, सही बात है। आप देखो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उसकी वजह से ये 10 लाख की चीज़ 15 लाख की हो गई है, तो प्रोड्यूस 2 भी करेंगे तो भी हमारा एब्सोल्यूट जीडीपी कितना आ रहा है 30 लाख। तो इससे आपको क्या समझ आती है? इससे आपको ये चीज़ समझ आती है कि एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी। बात समझ आई? और उन दोनों को आपस में आप करो डिवाइड, तो उससे आपको मिलता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या समझ आया? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ये आप फॉर्मूला लिख कर रखो। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कितना डिफ्लेट हुआ, क्या जीडीपी इज इक्वल्स टू क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक बात है। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ आ रहा है भाई? समझ ये बात आती है हमें कि हम आज के टाइम पे हमारी क्या जीडीपी है, वो तभी हम पहचान सकते हैं जब हम उसको किसी बेस ईयर से कैलकुलेट करें। बात समझ आ रही है? क्योंकि मानो कि एक टाइम पे इंडिया में 2011 में, मानो 2011 में इंडिया की जो जीडीपी थी एब्सोल्यूट टर्म में थी $2 ट्रिलियन, ठीक है, $2 ट्रिलियन इंडिया की एब्सोल्यूट टर्म में जीडीपी थी। और 2022 आते आते एब्सोल्यूट टर्म में जीडीपी चली गई $2.7 ट्रिलियन। अभी मेरे ख्याल से इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, 2.89 है, या फिर आप 2.9 लगा के चलो, $2.9 ट्रिलियन, ठीक है, ठीक बात है। 2011 में आपकी एब्सोल्यूट टर्म में जीडीपी थी $2 ट्रिलियन, 2022 में आपकी एब्सोल्यूट टर्म में जीडीपी हो गई $2.9 ट्रिलियन। तो आप ये नहीं बता सकते हो कि जीडीपी इंक्रीज हुई है या वो कांस्टेंट है या वो क्या है। क्यों? आप बोलोगे एब्सोल्यूट टर्म में तो भाई हाँ ये बढ़ गया है, लेकिन आपको महंगाई नहीं पता है, आपको क्या पता ये है क्या, सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो क्या पता यहाँ पे नंबर ऑफ चीज़ें गाड़ी की तरह 2 ही हों और यहाँ पे 3 होती हों। बात समझ आ रही है? और इन्फ्लेशन की वजह से ये आपको बड़ी वैल्यू दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू इसके मुकाबले छोटी है। बात समझ आ रही है ना? जीडीपी डिफ्लेटर आपको क्या बताता है कि भाई नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है, ठीक बात है। रियल जीडीपी कौन सी होगी? एक होगी नॉमिनल जीडीपी, एक होगी नॉमिनल जीडीपी और एक कौन सी होगी? रियल जीडीपी। अब ये रियल जीडीपी कौन सी होगी? एक होगी नॉमिनल जीडीपी, है ना, एक होगी नॉमिनल जीडीपी, एक होगी रियल जीडीपी, है ना। तो नॉमिनल तो आपको समझ आ गई कौन सी होती है। ये रियल जीडीपी कौन सी होती होगी? रियल जीडीपी कौन सी होती होगी? जब बेस ईयर से
माइनस करेंगे नॉमिनल जीडीपी को तो क्या आएगा, रियल जीडीपी, ऐसा कह रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू, नहीं इसका मतलब क्या हो गया कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी प्लस क्या, हाँ इसको माइनस कर, इसको काट दो। इसका मतलब भाई इतना था, सिर्फ मैं सिर्फ बता रहा था कि आपकी इक्वेशन गलत है। रियल जीडीपी का मतलब बस क्या है कि आपको नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को माइनस करना है। बेस ईयर कुछ नहीं है, ठीक है, बेस ईयर कुछ नहीं है, बेस ईयर सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए है। क्या नहीं, गलत। नॉमिनल जीडीपी भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिनोट करता है, रियल जीडीपी भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिनोट करता है भाई। लेकिन आप बात समझो, अगर कोई बोल रहा है आईएमएफ, जैसे मैं आईएमएफ बोलता है कि इंडिया विल ग्रो विद अ नॉमिनल जीडीपी ऑफ 10% एनुअली, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है 4% का, तो आप बोलोगे कि इंडिया का रियल जीडीपी 6% है। ये मतलब है, कोई बेस ईयर कुछ नहीं है। मैंने आपको ये बताया था ना अभी, एक बताया था आपको नॉमिनल, क्या बताया था वो, नहीं एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर एक बताई थी, नॉमिनल परचेजिंग पावर, एक बोलती रियल परचेजिंग पावर, है ना। मैंने बोला था आपने बैंक में कुछ पैसा रखा है, बताया था, याद है ना, याद है, भूल गए, बताऊं फिर से, एक बार ही बताऊं, भूल गए क्या आप, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ तो। मैंने बोला था कि एक जगह एक कंडीशन है, आपने 100 रुपये आपके पास थे और फिर आपने कुछ 4% इंटरेस्ट रेट था और आपने बैंक में रखे 104 रुपये हो गए, है ना, ऐसा कुछ बताया था। और पहले कुछ 1 केजी एप्पल 10 रुपये के थे, ऐसा कुछ बताया था। मतलब पहले आप कुछ ज़्यादा क्वांटिटी के एप्पल खरीद सकते थे और अब आप कम क्वांटिटी के एप्पल खरीद सकते हो। तो एब्सोल्यूट टर्म में तो आपके पैसे बड़े हैं, लेकिन क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई तो आप पहले अगर 5 केजी एप्पल खरीद पाते थे तो अब आप 2 केजी खरीद पा रहे हो। बात समझ आ रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से आप कम चीज़ खरीद पा रहे हो इन एब्सोल्यूट टर्म, दो योर मनी हैज़ इंक्रीज्ड, है ना। बात समझ आई, है ना। तो हमने इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया था ना उसको, वैसे ही आपने यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से इन्फ्लेशन को करना है माइनस। तो भाई ये बेस ईयर क्या बता रहे हो सर फिर आप, अगर यही चीज़ है ना, सही बात है ना, अगर यही चीज़ है तो फिर बेस ईयर क्या है भाई। बेस ईयर ये बता रहा था मैं ये बता रहा था कि बेस ईयर से आपको पता चलेगा ये वाली टर्म में भी तो पहुंचना है ना। बात समझ रहे हो, है ना। क्या भाई, अगर ये 10% है तो ये कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन से माइनस करना है। लेकिन ये वाली टर्म कैसे निकालनी है ना। बात समझ रहे हो, ये वाली टर्म कैसे निकालनी है भाई। आप देखोगे कि बेस ईयर से आप कुछ कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, कि पहले इतना होता था आज इतना हुआ है, तो आप बताओगे ना कि हमारा कुछ ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ आ रही है। क्या चीज, ठीक बात है। आप देखो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है कि एक बेस ईयर में मानो 2011 और यहाँ पे आपका कुछ जीडीपी था, मानो $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन का आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म में जीडीपी था। एब्सोल्यूट टर्म में जीडीपी था, जीडीपी का परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में इतना जीडीपी था। मैं बोल रहा हूँ आज के टाइम पे आपका एब्सोल्यूट टर्म में कुछ जीडीपी आया होगा, जैसे $3 ट्रिलियन, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि नॉमिनल जीडीपी जो है आपका 10% है, तो आप कैसे उसको निकालते हो। आप एक्चुअल में क्या होता है कि आप जब ये निकालते हो ना तो आप क्वार्टरली निकालते हो, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, आप क्वार्टरली निकालते हो। आप बोलते हो कि इस क्वार्टर में हमारा जीडीपी इतना ग्रो हुआ, ठीक है। जैसे बोलेंगे जनवरी मार्च क्वार्टर में हमारा नॉमिनल जीडीपी रहा 10%,
ठीक है। तो उसको कैलकुलेट किससे करते हैं, यहाँ वाले बेस ईयर से नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं इसी क्वार्टर का पिछला साल। अब बात समझो, थोड़ा सा समझो, फिर मैं जब आपको कैलकुलेशन बता दूंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जब इसको क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं ना, आप बोलोगे कि इस क्वार्टर में इतना जीडीपी आया हमारा, इस क्वार्टर में इतना जीडीपी आया, तो किसके हिसाब से ये 10% ग्रोथ हुआ, बात समझ रहे हो? 10% ग्रोथ हुआ, लेकिन किसके हिसाब से 10% ग्रो हुआ है ना? तो उसी क्वार्टर का प्रीवियस ईयर में जितना ग्रोथ हुआ था उससे हमने आज का क्वार्टर कंपेयर किया तो हमारा 10% ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, तो इसको आप बोलोगे नॉमिनल जीडीपी। किससे कैलकुलेट करके? एक बेस ईयर, उसी क्वार्टर का पिछला साल को हमने बेस ईयर माना, बात समझ आई? और फिर ये आपका नॉमिनल बन गया तो आप बोलोगे आज के टाइम पे इस क्वार्टर में आपका ऐसे क्वार्टरली जैसे आपका जीडीपी निकला वैसे क्वार्टरली आपका इन्फ्लेशन भी निकलता है ना, उस क्वार्टर का आप इन्फ्लेशन पकड़ोगे, उसको करोगे माइनस, जैसे 4% है तो आप बोलोगे 6% रियल जीडीपी ग्रोथ हुआ है और 10% नॉमिनल हुआ है। अब बात समझ आ गई? आ गई ना समझ? चलो एक चीज मेरे को आपको लिखवानी है, वो लिखो, कुछ लिखने वाली चीज है वो लिखो जरा। ऐसे लिखो, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ठीक है। ये एक तरीका है इसको निकालने का, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो ये वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, यहां से आपको नहीं पढ़ना है, आपको मैं बताऊंगा जीवीए वाला तरीका जिससे जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिड से जीडीपी कैसे निकालते हैं, आप वो एक तरीका फिट रखोगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है, लेकिन आप दूसरा भी समझ लो। ठीक है, एक क्या है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके हिसाब से कुछ मिला होगा। ठीक है, लैंड में क्या मिला होगा, रेंट, लैंड में वेजिस रेंट। ठीक है, आप लिखो वेजिस, रेंट, इंटरेस्ट और क्या, प्रॉफिट, है ना? मुझे सब याद रह जाता है पर ये ऐसा, ये सारी चीज़ मुझे याद नहीं रहती। ठीक है, वेजिस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ था लेबर को आपने कुछ वेज दी होगी, है ना? लैंड पे कुछ रेंट मिला होगा, है ना? फिर ये क्या है, कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, है ना? और एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, इस सब को आपने कैलकुलेट किया, तो कोई वैल्यू आई। ठीक बात है, आप मानो वो एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यू आई 10 लाख। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म में कितनी वैल्यू आई, 10 लाख। ठीक है, ठीक बात है। उसमें आपने प्लस क्या किया, टैक्स प्लस किए, माइनस क्या की, सब्सिडी, तो जो आपका आया उसको आप क्या बोलोगे, जीडीपी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो सारी चीज़ है ना, यहाँ पे जो आपका जो नीचे आ रहा है ना, उसको आप लिखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो लिख रहा हूँ पहले वो लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझो। यहाँ लिखो आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर लिखो इसमें प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, तो आप लिख दो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। बात समझो, लेबर ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और इनको आपने कुछ पैसा दिया होगा, है ना? लेबर को वेज दी, लैंड पे रेंट मिला, कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिला, एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ प्रॉफिट हुआ। यहाँ से जो आपने कैलकुलेट किया वो आपने टोटल किया। ठीक है, वो आपने टोटल किया
और आपने बोला कि ये क्या है जीडीपी लेकिन एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये इस पे ये सारे फैक्टर लग रहे थे, ठीक है। अब आप दिमाग में यही चीज़, आपसे जीडीपी में कोई भी सवाल आएगा, जीडीपी में आप देखो मेंस में अगर कोई सवाल आ रहा है ना जीडीपी से रिलेटेड, तो वो ये नहीं पूछेगा डिराइव ये ऐसा पूरा जीडीपी है ना, वो ये थोड़ी पूछेगा, वो बोलेगा इंडियाज जीडीपी इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग और कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऐसी सारी चीज़ें पूछेगा, है ना। वो तो आपको मेंस पर्सपेक्टिव से लिखना है। अगर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ऐसी ही चीज़ आती है, क्या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है और जीडीपी करंट प्राइसेस क्या चीज़ है, ठीक है। ये सब करके क्या हो गया जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, उसमें से आपने टैक्स ऐड करने हैं और सब्सिडी को करना है माइनस, तो क्या बनेगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी क्या चीज़ है, ठीक है। ये सब आपने जीडीपी में जो भी कैलकुलेट किया होंगी चीज़ें, उन पे सरकार कोई टैक्स लगाती होगी ना। जैसे जीडीपी में कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, जैसे ये लैंड, जैसे ये वेजेस जो मिली, या फिर ये रेंट मिला, या ये इंटरेस्ट मिला, इन सब पे अलग से कुछ टैक्स लगता होगा ना, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी टैक्स लगते होंगे सरकार के, है ना। वो टैक्स लगाने के बाद, इसमें ऐड करने के बाद, प्लस सरकार ने कुछ सब्सिडी भी दी होंगी, है ना। सरकार कुछ सब्सिडी देती है, कुछ टैक्स लगाती है, कुछ सब्सिडी देती है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, एट कांस्टेंट प्राइसेस। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस में से माइनस करो इन्फ्लेशन, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस से आप माइनस करो इन्फ्लेशन, तो आपका आता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। बस इतना आप फिट करो दिमाग में अभी के लिए। क्या भाई, यहां से जो हमारे पास नीचे एब्सोल्यूट टर्म में चीज आई, उसको हमने बोला जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड किया प्लस टैक्स माइनस की सब्सिडी, ठीक है। वो जो हमारे पास आएगा उसे बोलेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। उस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस में से इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे तो बोलेंगे जीडीपी एट करंट प्राइसेस। बात समझ आई? कोई डाउट है? पक्की बात है? आप देखो ये वाला जो मेथड है, ठीक है, ऐसे तो ठीक होता है, पर आप अगर आपको आसानी से कैलकुलेट करना है, वैसे तो आपको कैलकुलेट करना नहीं है, आपको कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन आप एक मेथड देखो जिसको बोलते हैं जीवीए मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड? जीवीए मेथड। क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिड, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी, ठीक बात है। आपको अगर मैं बोलूं, आपको मैं अगर बोलूं कि कोई आयरन की ओर है, ठीक है, आयरन की ओर से कोई रॉ आयरन निकाला गया, आयरन की ओर से रॉ आयरन निकाला गया, उसकी कुछ रिफाइनिंग हुई, है ना, उसकी कुछ रिफाइनिंग हुई तो कुछ प्योर आयरन निकला, ठीक है। फिर इस प्योर आयरन में कुछ चीज़ें एलॉय ऐड किए और कुछ स्टील बन गया, ठीक है। फिर ये स्टील इंडस्ट्री वालों ने ये स्टील जो है किसी गाड़ी की कंपनी को बेच दिया, ठीक है। उस गाड़ी की कंपनी ने इसमें से बनाई गाड़ी, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है ना, ठीक है। तो आप बात समझो कि आप जब जीडीपी कैलकुलेट करोगे, आप जब जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कैलकुलेट करोगे। बात समझ आई? ठीक है, क्योंकि जीडीपी क्या है? सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड, है ना। ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप अगर यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर भी कैलकुलेट करो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी,
तो वो तो फिर एडिशन हो रहा है फालतू सेम ही चीज़ का, है ना, क्योंकि वो चीज़ तो पहले ही प्रोड्यूस हो चुकी है, उसको आपने इधर भी कैलकुलेट कर लिया, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, है ना, ठीक है। तो वो जीडीपी नहीं है, जीडीपी तो क्या है, जो फाइनल में बनता है। तो हमने कैसे निकालना है, हमने देखना है कि आयरन ओर में कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा, कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा तो वो प्योर आयरन बना होगा, है ना। तो आप वैल्यू एडिशन पकड़ोगे कितने रुपए लगे होंगे, जैसे मानो कि 10,000 रुपये, है ना, वैल्यू एडिशन। फिर यहाँ से कुछ पैसा इसको स्टील बनाने में लगा होगा, तो इसका खुद का कॉस्ट प्लस उस पर कुछ 20,000 का जैसे मानो वैल्यू एडिशन हुआ, है ना। फिर इस वैल्यू एडिशन में मानो कुछ चीज़ें हुई, इसने इसको बेचा तो इसी प्राइस पे बेचा होगा ना, इस पे तो स्टील तो इसने डायरेक्ट उसी प्राइस पे खरीद लिया ना। अब टाटा ने इस पे कुछ वैल्यू एडिशन किया 50,000 रुपये का वैल्यू एडिशन करके इसने एक गाड़ी बना दी, ठीक बात है, ठीक है। तो अब जो गाड़ी बन गई उसको आप फाइनली मानोगे कि ये वाला जो है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का जीडीपी निकालोगे तो आप हर चीज़ पे देखोगे कि उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ था, वो वैल्यू एडिशन वाले आप प्राइस को पकड़ोगे, उसको करोगे ऐड, जैसे हमने वहाँ पे वो किया ना लैंड लेबर और वो सारी चीज़ों को ऐड, है ना। वैसे ही अगर आप ये वाली सारी वैल्यू एडिशन जो हो रही हैं अलग अलग जगह पे उन सबको करो ऐड, तो आपका जो निकलेगा उसको आप बोलोगे जीडीपी। वही वाली चीज़ कौन सी, जीडीपी ऐड। यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, जीडीपी ऐड फैक्टर कॉस्ट, वही है, सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें आप क्या करो, वही प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, तो क्या बनेगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, है ना। और उसमें से इन्फ्लेशन माइनस करोगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो आपको करंट टाइम पे पता चलेगा जीडीपी क्या है। बात समझ आई, बात समझ आई, जीडीपी कैलकुलेट करना समझ आ गया। जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि भाई जब जीवीए वाले मेथड से करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड को नहीं लेते हैं, हम देखेंगे उस पूरी चेन में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, जितना जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको करते जाएंगे ऐड, उसमें प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ठीक बात है। नहीं उसको ऐड नहीं, उसमें प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, हमारा कांस्टेंट प्राइस पे हमें समझ आ जाएगा जीडीपी क्या चल रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि भाई जीडीपी जो है हमारा सम होता है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऐसे ऐसे तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना कोई आपसे पूछ नहीं रहा पेपर में, ना आपको आएगा, आपको बस ये चीज़ बतानी थी कि यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, है ना, ठीक है। अभी ये क्या चीज़ थी जीडीपी, तो आपको क्या पूछना है एक अलग, इससे नेक्स्ट चीज़ क्या है जीएनपी, है ना। जीडीपी से कहाँ आना है हमें, जीएनपी में, है ना। अब जीएनपी का नाम क्या है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो बताओ भाई जीएनपी में कौन सी चीज़ आती होगी, आप देखो क्या होता है जीडीपी में, क्या, हाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। आप समझो एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल क्या, मानो वो ट्रम्प की कंपनी है ना, वही यहाँ पर वो ट्रम्प टावर में कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे और यहाँ से जो पैसा आ रहा है ना, मनी, है ना, यहाँ से जो मनी आ रही थी उसको हम कहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे, इंडिया की जीडीपी में कर रहे थे ना। उस चीज़ को हम जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे, उस चीज़ को हम जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। आप देखो ये ट्रम्प की कोई कंपनी इंडिया में कोई काम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही थी, वहाँ से जो चीज़ पैसे मिल रहे थे वो इंडिया की जीडीपी में आ रहे थे, तो वो क्या इंडिया की जीएनपी में आएंगे? आपको समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूँ? आप दो एग्जाम्पल पकड़ो, एक ये एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल, वही वाला ओएनजीसी विदेश, है ना। ओएनजीसी विदेश वाला था,
यहाँ से ईरान गए, ONGC विदेश ने वहाँ पे कुछ पैसा कमाया, है ना, ठीक बात है। ONGC विदेश ने वहाँ से कोई पैसा कमाया। आप देखो जब GNP निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो आपको बाहर की कोई कंपनी जो इंडिया में पैसा कमा रही है प्लस आपकी कोई कंपनी जो बाहर से पैसा लेके यहाँ आ रही है उसको करना है माइनस, उसमें से जो टोटल मिलेगा ना वो आपको करना है इधर ऐड, ठीक है, वो आपका बनेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या मतलब भाई, भाई बाहर की कोई चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी जब, तो उसको हमने GDP में कैलकुलेट किया था ना, लेकिन वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है और हमारा कोई बंदा बाहर से जो पैसे लेकर इंडिया में आ रहा था, तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो नेट का मतलब क्या होता है भाई, हमारे जो बंदे वहां से लेकर आ रहे हैं और हमारे जो बंदे वहां बाहर दे रहे हैं, ठीक है, उसको करो माइनस, ठीक है। तो इसमें टेरिटरी नहीं है, ठीक है ना, इसमें क्या है, टेरिटरी नहीं है, आपको पूरा नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या आपको क्या करना है, माइनस करना है नेट इनकम फ्रॉम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बात समझ आ रही है? हाँ, GDP में आपको प्लस करना है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक बात है, बात समझ आ गई। GNP क्या है, ठीक है, GDP समझ आ गया आपको, GNP समझ आ गया आपको, ठीक है, ठीक बात है। तो आज के लिए बहुत है, वापस मिलेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसके आगे क्या है, एक NNP है ना, ठीक है, वो क्या होता होगा, है ना। GNP में से आप कुछ डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आप क्या बोलोगे, NNP आ गया, है ना। तो अभी ऐसे हवा में नहीं बताएंगे, कुछ देखेंगे, फिर कुछ MCQ देखेंगे, इसलिए यहाँ तक आप दिमाग में फिट करो। आपने GDP पढ़ लिया, GDP कैलकुलेट करने के 2 मेथड देख लिए और GNP देख लिया कि क्या होता है ना, ठीक है। बस इतना बहुत है आपके लिए आज। हाँ हाँ जी।